Good morning, everyone. So we'll start our first session on electronics now. Uh, so, um, so let's discuss first with the homework that was given yesterday. तो आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए थे. उसमें एक क्वेश्चन था to distinguish between the different quotes that we use, single quotes, double quotes, and triple quotes. So answer to that is single quotes and double quotes में as such कोई difference नहीं है, जैसा कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है. ट्रिपल कोट्स हम यूज करते हैं जब हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं एंड जो कंटेंट हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो मल्टीपल लाइंस में है, या कोई भी अगर कोई टेक्स्ट है अगर वो मल्टीपल लाइंस में है तो वी कैन यूज ट्रिपल कोट्स. नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन which was कौन म्यूटेबल है और कौन म्यूटेबल नहीं है. तो लिस्ट्स आर म्यूटेबल, अदर्स आर नॉट. एंड नाउ कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन जो था कि हम कैसे अगर हमें असाइन करनी है वैल्यूज डायरेक्टली ना असाइन करके अगर किसी वेरिएबल के थ्रू असाइन करते हैं लिस्ट को, तो उनको कैसे असाइन करेंगे विदाउट चेंजिंग द दूसरा वेरिएबल. अगर दो वेरिएबल्स हैं सेम चीजों से असाइंड है तो उसको कैसे ट्रिपल क्या कहते हैं, तो उसको कैसे कॉपी करेंगे. तो उसके लिए देयर इज एन ऑप्शन, देयर इज अ मॉड्यूल फॉर डीप कॉपी एंड कॉपीइंग. तो आप उसको एक्सप्लोर करिए तो आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन. इसमें कोई और डाउट हो तो आप बता दीजिए. Sir, sets are also mutable. सेट्स आर आल्सो म्यूटेबल. ओके. सेट्स मैंने दिया था क्या तीनों में से? Yes, sir. Was Sets, tuples, and list. So tuples are not mutable, but sets are mutable. राइट. आई थॉट अच्छा ओके सेट्स, मुझे लगा डिक्शनरी एंड सेट्स मुझे लगा नहीं दिए थे. सो यस, सेट्स भी म्यूटेबल हैं, लिस्ट भी म्यूटेबल है. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टुडेज सेशन. सो ओके. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक. इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले जो हमने आइडेंटिफाई करे थे एंड दोज थिंग्स वर कंडक्टर्स. तो कंडक्टर्स में क्या होता है यूजुअली, जो कंडक्टर्स होते हैं इफ यू सी द एलिमेंट टेबल, उसमें यूजुअली जो मेटालिक या मेटल्स रहते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्ड कंडक्टर. कंडक्टर से हम क्या समझते हैं? कंडक्ट मीन्स टू लेट गो या पास. ठीक है. तो कंडक्टर्स, और हम अगर बात करें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की या मूवमेंट की थ्रू समथिंग, तो कंडक्शन बेसिकली जो मेटल्स होते हैं, वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो आर देयर सम इज देयर समथिंग नोन एज बैड कंडक्टर एज वेल? चार्ट्स में बता सकते हो, लाइक एनी एग्जांपल ऑफ अ नॉन कंडक्टर. Wood, sir. Wood. वुड और प्लास्टिक. ओके, आई एम गेटिंग प्लास्टिक, वुड. Plastic हो गई sir. हम्म. The wood, plastic, wax, they are a lot of bad conductor of electricity. ये सो एक करेक्शन था. हाँ, एग्जैक्टली. सो दे आर दीज ऑल जो आप एग्जांपल्स दे रहे हैं, दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉट नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो एवरीथिंग कंडक्ट्स, बट कंडक्ट कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए दैट वेरीज. ठीक है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एवरीथिंग कंडक्ट्स. जो भी मटेरियल की आप बात करेंगे, एवरीथिंग कंडक्ट्स, बट डिफर करता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कंडक्ट कराने के लिए. अच्छा, आज का पासवर्ड इलेक्ट एट वन है ना, @1, ELEC @1. ओके. Yes, sir. इनका क्यों नहीं हो रहा? एनीवे. सो अगेन एक बेसिक चीज कि हर एलिमेंट, जो भी मटेरियल आप सोच सकते हो, एवरीथिंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी.
कुछ इजीली कंडक्ट कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अब आपको लगेगा कि एयर भी कंडक्ट नहीं करती होगी, एयर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वो कहना गलत है, बिकॉज जब लाइटनिंग होती है तो जब क्लाउड से जो चार्ज है डिस्चार्ज होकर अर्थ पे आता है, तो उसमें क्या होता है, द मीडियम इज एयर ओनली। ठीक है, जिसमें आपने अगर ट्वेल्थ क्लास आपने क्लियर कर ली होगी, तो आपने ट्वेल्थ क्लास में था या 11th, आई बस इन आइदर, नहीं ट्वेल्थ में ही था, आपने वो पढ़ा होगा डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। ठीक है, जिसमें जो मटेरियल है उसमें इतनी एनर्जी उसको मिल जाती है कि उससे भी कंडक्शन होने लगता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ब्रेक कर जाते हैं एंड इट स्टार्ट्स टू कंडक्ट। सो अगेन आई विल रिपीट, एवरीथिंग इज अ कंडक्टर, बट द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी वेरीज। जिनमें कम एनर्जी लगती है दे आर नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड जिनमें ज्यादा एनर्जी लगती है दे आर नोन एज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मेटल्स, तो मेटल्स के केस में क्या होता है, एंड व्हेन वी रिप्रेजेंट मेटल, तो उसको यूजुअली इस टाइप से करते हैं, लाइक दीज, लाइक कंसीडर दीज एटम्स। अगर आपने केमिस्ट्री में बॉन्ड्स पढ़ा होगा चैप्टर, लाइक हाउ एटम्स बॉन्ड विद ईच अदर। ओके, सो पहले भी बताया था टुडे से, हाँ आज का सेशन भी, एक सेकंड आई जस्ट चेक, या इट इज रिकॉर्डिंग। एंड पाइथन आज इसलिए नहीं है बिकॉज ऑल्टरनेट डेज पाइथन होगा, तो दोज हु वांट टू लर्न पाइथन दे कैन जॉइन द सेशन ऑन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडेज। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीसीबी डिजाइनिंग के लिए वी हैव सेशंस ऑन ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज। सो आई कंटिन्यू विद टुडेज सेशन। तो जब भी हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो वी हैव स्टडीड डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स, जो एटम है डिफरेंट तरीके से बॉन्ड करते हैं। नाउ व्हेन वी कंसिडर मेटल्स, तो मेटल के बॉन्ड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। लेट्स एज्यूम दैट दीज आर कॉपर एटम्स। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे जो इसमें सर्कल बनाया है, जिससे मैं एटम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस एटम इज टचिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अदर टू अदर नेबरिंग एटम्स। जो यहाँ पर भी एक नेबर कर रहा होगा, यहाँ पर भी एक नेबर कर रहा होगा, एंड जो जो सर्कल बनाया है, जो आउटर मोस्ट सर्कल बनाया है मैंने इसका, दैट इज टचिंग नेबरिंग एटम्स एज वेल। तो इससे हमें समझ में आता है, मतलब बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो होता क्या है मेटल के केस में, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, लेट्स कंसीडर एन एटम, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, दिस इज द न्यूक्लियस, इसमें कुछ और भी शेल्स रहे होंगे, एंड दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल को हम बोलते हैं, और उसमें ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि अगर बेसिक मॉडल की बात करें तो देयर इज एक एटम में एक होता है न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, कुछ शेल्स होते हैं विच आर इमेजिनरी, एक्चुअल में ऐसे शेल्स नहीं होते, बेसिकली रीजन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बट हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं शेल के थ्रू। तो और एक आउटर मोस्ट शेल होता है, तो बेसिकली दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे दूर तक जा सकता है, न्यूक्लियस से सबसे दूर तक जा सकता है, इसलिए इसको आउटर मोस्ट शेल में रिप्रेजेंट किया है। ना इन केस ऑफ मेटल्स, दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री electron. This outermost electron is known as free electron, and the reason is it is free to move. ठीक है, the reason is it is free to move. अब move कहाँ से कहाँ करता है ये? It moves from one atom to another. ठीक है, तो ये एक एटम था कोई एक मेटल का, and let's consider there's another atom, neighboring atom, and because see the outermost shell is coinciding, इट्स कॉमन बिटवीन द टू एटम्स, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो इस एनर्जी तक तो मूव कर सकता है, मतलब इतना दूर तक, न्यूक्लियस से इतना दूर तक तो आ सकता है। उसके बाद क्या करेगा, इट हैज अ टेंडेंसी दैट इट मे मूव फ्रॉम दिस एटम टू वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस एटम, एंड इट मे अगेन, प्लीज डोंट माइंड माई ड्राइंग, it may again move from this atom
to say this atom. ठीक है, तो इस तरीके से ये कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो इसी नेचर के हिसाब से हम बोलते हैं कि मेटल्स possess इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री इन नेचर, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल जो होता है मेटल्स का, उसमें हम बोलते हैं कि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, these electrons are free to move from one atom to another. तो अगर एक कंडक्टर वायर की बात करें, ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है रैंडमली, ठीक है। एंड ऐसे ही मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली these are what are these are charged particles which are moving. These are charged particles which are moving, and we know कि moving charge causes flow of current. जो हम current define करते हैं, it is defined by flow of charge. तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which are always in motion. जो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, they are always in motion and they move from one atom to another. ठीक है, they move from one atom to another. Now my question to you all is कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं एक एटम में, एंड हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से या कोई भी चार्ज के मोशन से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है या इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखता है, देन एक नॉर्मल मेटालिक पीस में करंट फ्लो क्यों नहीं हम एक्सपीरियंस कर पाते? आई विल रिपीट माय क्वेश्चन। मैंने एक आपको दो चीजें बताई कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से या कोई भी चार्ज पार्टिकल के फ्लो से करंट फ्लो होता है। तो मतलब अगर सपोज लेट्स कंसीडर ओनली वन इलेक्ट्रॉन, this one electron, and this is moving say in right direction, ठीक है। तो इसके मोशन से मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए। कोई भी मेटल अगर आपके हाथ में रखा है या कहीं पे भी रखा हुआ है, उसमें कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो उसको और उनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर्म होता है। तो एक नॉर्मल मेटालिक पीस में आप इलेक्ट्रिसिटी को फील क्यों नहीं कर पाते? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है उसको फील क्यों नहीं कर पाते हैं? Sir, because there is no potential difference between them. That is why no current is flowing. No, that's not the case. मतलब आपका आंसर कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो करंट फ्लो कर जाएगा, बट अभी यहाँ पे हो रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो रहा है, बट करंट क्यों हम फील नहीं कर पा रहे हैं? दैट इज बिकॉज इट रिक्वायर्स सम एनर्जी। यस, सो फ्यू ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। होता है तब सर, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब वो एक डायरेक्शन में जाते हैं। अभी यहाँ पे रैंडम मूव कर रहे हैं, इसलिए हमें करंट महसूस नहीं हो रहा। हाँ, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, जैसा बताया था कि दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन राइट, जैसे हमने ये वाला कंसीडर किया, वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन, सो देयर हैज टू बी वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहली बात तो एक छोटे से कंडक्टर में भी, तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जरूर होगा जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो जो इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट आना चाहिए था वो इसके लेफ्ट वाले इफेक्ट से कैंसिल आउट हो गया, तो इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं एंड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते चलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जीरो एंड नलिफाइड, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? अब हमें चाहिए कि एक मेटालिक पीस में करंट फ्लो करे, ठीक है। तो बेसिकली करंट फ्लो करने का किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम फ्लो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराना चाह रहे हैं, दैट मीन्स हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हम चाहते थे एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना मेटल में, और वो देखने के लिए हमें समझ में आया क्योंकि इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें पता चलता है चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन से, तो हम चाहेंगे कि इसका मोशन हम कंट्रोल कर पाए, टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू कंट्रोल द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है दीज आर नेगेटिवली चार्ज, राइट। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। तो किसी तरीके से अगर हम किसी तरीके से पॉजिटिव चार्जेस यहाँ क्रिएट कर दें
और नेगेटिव चार्जेस यहाँ क्रिएट कर दें, ठीक है। तो टेंडेंसी क्या होगी कि यहाँ पे बिकॉज दिस साइड इज नेगेटिवली चार्ज, ये जो साइड है दिस इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन द कंडक्टर विल रिपेल दिस नेगेटिवली चार्ज साइड, ठीक है। एंड दे ऑल्सो हमें ये बताया है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ट्राई टू अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव साइड। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल हैव नाउ अ टेंडेंसी टू मूव इन राइटवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो मोशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का राइटवर्ड डायरेक्शन में हो गया जो बाय द अरेंजमेंट दैट वी हैव नाउ क्रिएटेड। और करंट का इफेक्ट कैसा होगा बताओ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? विल बी इन to negative. राइट। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा उसको हमने एक प्रोविजन बनाया है कि वी कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज भी कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, अगर नेगेटिव या नेगेटिवली चार्ज कोई भी एलिमेंट है इज मूविंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, देन इट विल हैव अ करंट इफेक्ट इन, या करंट जो फ्लो करेगा वी विल कंसीडर इट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर सेम हम कंसीडर करते हैं कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट है, कोई पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट है, इट इज मूविंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन, तो करंट जो होगा दैट विल आल्सो बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये क्लियर हो गया सबको? तो हम बोलते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट होता है करंट, तो वो केवल नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट होता है करंट। पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होगा फ्लो ऑफ करंट एंड नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट होगा फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये अब ये ऐसे लॉजिक क्यों बनाया? दैट वाज बिकॉज कि पहले हम सोचते थे, लाइक जो पहले साइंटिस्ट थे दे थॉट कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो से करंट फ्लो होता है, तो जो करंट का डायरेक्शन उन्हें दिखता था वो सोचते थे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो किया गया है, बट बाद में रियलाइज हुआ कि इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज एक एटम में रहता है विच इज अ प्रोटॉन इज नॉट इन मोशन, इज नेवर इन, लाइक इज यूजुअली नॉट इन मोशन। तो मूव जो करते हैं यूजुअली वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिर उन्होंने बाद में चेंज कर दिया, दे सेड कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है उसके ऑपोजिट होता है करंट्स का मोशन, ठीक है। ठीक है, तो किसी तरीके से हमने क्या किया, ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स मोशन करने लगे ड्यू टू इट्स वेरी बेसिक नेचर ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है। अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज एंड रिपल्शन टुवर्ड्स लाइक चार्ज, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया है, ये हमने क्रिएट करा, वी कॉल इट समथिंग नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा होगा, जैसे मैकेनिकल एनर्जीज में भी पढ़ा होगा। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इट इज कंबाइंड का कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा होगा, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, एंड पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने पढ़ा होगा तो इट इज इक्वल टू, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट इज इक्वल टू mgh, विच इज द एनर्जी possessed by a body having a mass m, ठीक है, on a planet which has a gravitational acceleration of g and is placed at a height h from the datum या reference surface, ठीक है। यही होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसी से हम लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं क्या होगा, ठीक है। तो सपोज लेट्स consider that there is a building this and there's another building which has a height this, and let's assume that this has a height h1 and this is a height h2, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्लैंक सेट कर दिया, ठीक है। तो प्लैंक सेट कर दिया तो क्या होगा कि यहाँ पे सपोज हमने एक बॉल रखी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक बिल्डिंग है ऑफ हाइट h1, ये दूसरी बिल्डिंग है ऑफ हाइट h2, बीच में हमने एक प्लैंक, वुडन प्लैंक रख दिया एंड उस पे हमने एक बॉल रख दी विच विल नाउ स्टार्ट टू रोटेट, ठीक है। ऑब्वियस है ऐसे बॉल नीचे की तरफ जाएगी, क्यों जाएगी उसको आप थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ इस पोजीशन पे जो उसकी एनर्जी एसोसिएटेड है इज mg
H1, राइट। एंड इस पोजीशन पे जो एनर्जी एसोसिएट होती अगर ये बॉल नीचे होती तो दैट वुड हैव बीन MgH2, right? And we know that MgH1 is greater than MgH2, and the reason is Mg तो दोनों जगह सेम है। यहाँ पे we know कि H1 is greater than H2, ठीक है, H1 बड़ा है H2 से, so that's the reason why MgH1 is greater than MgH2. Now what will happen is this ball will start to roll, and reason उसका ये है कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी सिस्टम है, उसकी एक नॉर्मल टेंडेंसी रहती है टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी। दुनिया की कोई भी चीज इसी प्रयास में लगी है कि उसकी जो एनर्जी हो वो मिनिमम हो, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो बॉल भी इसीलिए मूव कर रही है ताकि वो चाहती है कि अभी हायर एनर्जी स्टेट में है, वो हायर एनर्जी स्टेट में लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाए, ठीक है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हायर एनर्जी स्टेट होती है तो अगर आप हाई एनर्जी पजेस करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे या अंदर जो होगा बहुत उथल पुथल ज्यादा होगी, तो क्योस बना होगा, तो वो क्योस जो इंटरनल क्योस है जो एनर्जी वजह से आया वो ट्राई करेगा मिनिमाइज करने का बाय लूजिंग एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे MgH1 थी, यहाँ पे उसको पॉसिबिलिटी मिली कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस कर पाए, इसीलिए बॉल स्टार्टेड टू रोल डाउन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बॉल नीचे आ गई, ठीक है। नाउ लेट्स कंसिडर दिस एंड रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सोचो ये बड़ी बिल्डिंग इज एक्चुअली दिस बिग लाइन, ये छोटी बिल्डिंग इज एक्चुअली स्मॉल लाइन, ठीक है। एंड दिस बॉल इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम बिगर लाइन टू स्मॉलर लाइन, ओके। अंदर यहाँ बीच में देखो, तो पॉजिटिव ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो फ्लो करेगा इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। एंड अगर हम एक सेकेंड, अगर हम एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं टू कंटिन्यू द फ्लो, ठीक है, अगर हम एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कुछ लगा देते हैं अभी, ठीक है, टू कंटिन्यू द फ्लो, तो वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स की अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जैसे एनालॉजी अगर हम कंपेयर कर रहे थे बिल्डिंग्स की, और यहाँ पे कुछ एक अभी जो हमने अरेंजमेंट बनाया उसकी, तो उसमें क्या है, वी सॉ कि बॉल जैसे हायर एनर्जी स्टेट या हायर बिल्डिंग से लोअर बिल्डिंग पे आ रही है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से लंबी वाली स्टिक से छोटी वाली स्टिक की तरफ आ रहे हैं। एंड इफ दिस मोशन कंटिन्यूज, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो है नीचे जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन का मोशन बेसिकली ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन के मोशन का विच इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज के ऑपोजिट होता है फ्लो ऑफ करंट, तो फ्लो ऑफ करंट जो होगा विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और आप भी यही देखते होंगे। अच्छा, अब ये जो है बेसिकली दिस लॉन्गर स्टिक एंड शॉर्टर स्टिक, इस टाइप से, दिस इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, ठीक है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। तो आप भी ये देखते हैं कि, और ये जो लंबा वाला जो स्टिक रहता है दैट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ सेल, एंड ये छोटा वाला रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एंड ऑफ अ सेल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि करंट कैसा फ्लो हुआ, इट फ्लोड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल जाता हुआ टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे थे इन क्लॉकवाइज सेंस, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल आउटसाइड द सेल, एंड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट, द सेशन इज वेरी यूजफुल फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। तो या I have to create a new page now.
Let's do one thing. One second. Okay. Hmm. Just a second, please. Yeah, it's better now. Okay. Okay. तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें जरा सी भी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो थे ऑलरेडी इन मोशन थे, तो हमने हल्की सी उसको एनर्जी दी। और कैसी एनर्जी दी? एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करके, जैसे हमने देखा था बिल्डिंग से केस में कि हम पोटेंशियल का डिफरेंस हाँ एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे, और उस पोटेंशियल के डिफरेंस से एक एनर्जी का गैप आया, एक एनर्जी का डिफरेंस आया। एक जगह थी हायर एनर्जी, एक जगह थी लोअर एनर्जी, टेंडेंसी थी हायर से लोअर एनर्जी में जाने के लिए, क्योंकि हर सिस्टम यही करता है। ठीक है। तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया, फ्लो इलेक्ट्रॉन से फ्लो की वजह से करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। सो तो हल्की सी भी एनर्जी देने पे मेटल के केस में क्या होता था कि करंट स्टार्ट कर जाता था फ्लो करना। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू लाइक टू बिगिन द फ्लो, या टू कंट्रोल, बेसिकली टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन थे वो बैड कंडक्टर्स के थे। बैड कंडक्टर्स में तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए थी, तो उसको अगर हम यूज करते किसी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के लिए, तो दैट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। एंड देन केम इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, विच वाज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन वेरी गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स, राइट। तो वो थे हमारे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या था? अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी वाज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसमें क्या था, जैसे हमने कंडक्टर्स के केस में देखा था, तो कंडक्टर्स जैसे सपोज एक कंडक्टिंग वायर है, तो इसमें हल्का सा भी 0.0001 वोल्ट भी अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, ठीक है, अगर हमने बैटरी लगाई जो 0.0001 वोल्ट्स की वो होगी, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती होगी, इवन देन इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आटा आटा गूंद रहा है। ठीक है। तो ये था जब छोटा थोड़ा सा भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय आइडेंटिफाइंग सम यूनिक एलिमेंट्स, जिनको हमने कहा सेमी कंडक्टर्स। ठीक है। इनका प्रैक्टिकली यूजफुलनेस क्या था? पहली बात तो जरा से भी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो वो करंट फ्लो करना स्टार्ट नहीं करते हैं। तो देयर वाज सम, पहला चीज क्या थी, देयर वाज सम थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब इसमें वो कैसे बैरियर पोटेंशियल होता है, कैसे पीएन होते हैं, या जो भी होता है, आई विल नॉट गेट इनटू दैट।
ठीक है, जितना आपको रिक्वायर्ड है फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, बस उतना ही लॉजिक मैं आपके लिए बस बिल्डअप करूंगा। अगर आपको थ्योरेटिकली और घुसना है तो यू कैन रेफर बुक्स एंड वीडियोस, जिससे आप और बेटर तरीके से सीख सकते हैं। अभी के लिए बिल्कुल ऊपर ऊपर से दूंगा जितना आपको रिक्वायर्ड है नॉलेज। ओके, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या था, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज थी डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स के लिए जो रिक्वायर्ड थी, विच वाज लाइक 0.8 से लेके 1.1 वोल्ट्स तक, मतलब इस रेंज में होती है, इसी के आसपास की रेंज में होती है जो पोटेंशियल डिफरेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट इन सच सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो डायरेक्टली अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज देंगे तो करंट फ्लो स्टार्ट नहीं होगा, आपको इस रेंज में पोटेंशियल डिफरेंस देना होगा, तब जाके क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट होगा, राइट। तो हमें एक कंट्रोल मिल गया कि इतना वोल्टेज है तो करंट स्टार्ट होगा, इतना वोल्टेज नहीं है तो करंट स्टॉप हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज क्या थी, एक तो इससे फायदा क्या हुआ, एक पर्टिकुलर चीज पता चल गई कि इतना वोल्टेज ही देना पड़ेगा, और प्लस ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट है विच इज ऑल्सो लेस। ठीक है, अगर यही बैड कंडक्टर्स होते तो हमें कंट्रोल करने के लिए उसमें भी पॉसिबिलिटी थी, लेट्स से कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसमें अगर हम 20 वोल्ट देंगे तो उसमें करंट स्टार्ट होगा फ्लो करना, विच इज वेरी हाई एनर्जी। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी भी जो थी वो भी एक काफी कम एनर्जी थी जो रिक्वायर्ड थी टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से सेमीकंडक्टर्स आए। Sir, can you give us some examples of semiconductors? सेमीकंडक्टर्स में जैसे वी हैव जर्मेनियम, वी हैव सिलिकन। सिलिकन का लिए जैसे सिलिकन का पोटेंशियल जो रहता है, I'll just check correctly, threshold, or I'll just share you this thing. I'll share the screen. Sir, 0.7 something. Yeah, मुझे भी ऐसे something से याद है, that's why I'll just quickly search and tell you, and I'll share the link with you. I'll share the screen with you. Uh, ठीक है, semiconductors, silicon barrier potential. So it's in the range 0.6 to 0.7 volts, and for germanium it is 0.3 to 0.35 volts. ठीक है, it is 0.6 to 0.7 for silicon, and it's 0.3 to 0.35 for germanium. So where do we get silicon? So silicon जहाँ तक मुझे पता है, सिलिका से निकलता है, डिराइव करते हैं, एंड इट इज प्रेजेंट लार्जली इन सॉइल। ठीक है, तो वहां से एक्सट्रैक्ट होता है ये, एंड इसीलिए जो वैली आपने सुना होगा, इट्स बाय द नेम सिलिकॉन वैली, बिकॉज जब सिलिकॉन आया था, एक वेव आई थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पाइनियर थे वो मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं इनफैक्ट आज। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो सिलिकॉन वैली में ही, मतलब उसका नेम हो चुका है सिलिकॉन वैली, दैट इज डिराइव्ड अगेन फ्रॉम दिस वर्ड ओनली, सिलिकॉन, जो बेस बना था फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स स्टफ। ठीक है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड ऑल, सब में सेमीकंडक्टर्स ही हैं, एंड जो आपके सर्किट बोर्ड्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उसमें भी सब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सिलिकॉन बेस्ड है या जर्मेनियम बेस्ड है, कोई सेमीकंडक्टर बेस्ड ही है। सो लेट्स कंटिन्यू। फिर क्या हुआ, डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो मिलके बनाते हैं एक जॉइंट। ठीक है, कैसा जॉइंट होता है वो, कि अब सेमीकंडक्टर्स में क्या करते हैं, ओके आई हैव टू इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट टू पी टाइप एंड एन टाइप। ठीक है, तो पी टाइप में क्या पहले तो आया प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर इतना यूजफुल नहीं होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, जैसे सेमीकंडक्टर हमने लिया सिलिकन, तो सिलिकन के केस में क्या हुआ कि सिलिकन का लिया हमने, सिलिकन इज एन एलिमेंट, एल्यूमिनियम के बाद आता है, तो ये जो सिलिकन है, okay, let's take one more step backward. I'll rub this thing.
ओके, बैक टू ड्राइंग। सो जैसे आपको याद होगा, अगर आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़े थे, तो कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है वो कैसे बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है, राइट। इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन। तो यूजुअली जो बॉन्ड बनते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इन द केस ऑफ NaCl। so what Na has one electron in its outermost shell, and Cl has 7 electrons in its outermost shell। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज, जो आउटर मोस्ट शेल है क्लोरीन का, तो उसमें इफ इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इट विल बिकम स्टेबल। ऐसे ही Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन चले जाता तो आउटर मोस्ट शेल उसका जो अंदर वाला था वो कंप्लीट हो जाता, वो लाइक कंप्लीट रहता। तो इन दैट केस, जैसे सोडियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 2 8 1। क्लोरीन का क्या होता है, इट इज 2 8 and 7। So what the scenario is, Na के केस में there are 3 shells। First shell has 2 electrons, second shell has 2 electrons, 8 electrons, third shell and the outermost shell has 1 electron। तो inner 2 shells are complete, ठीक है। ऐसी क्लोरीन के केस में क्या है, 2 फर्स्ट में, 8 सेकंड में एंड 7 फाइनल आउटर मोस्ट शेल में। इसमें क्या है कि कंप्लीट होने के लिए इसको 8 चाहिए थे, ठीक है, इसको 8 चाहिए थे तो ये कंप्लीट हो जाता। इसको कंप्लीट होने के लिए अगर ये हटा दूं तो आउटर मोस्ट शेल देखो कंप्लीट है। तो सब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं सच दैट दे कम टू अ स्टेट विच इज स्टेबल, या लोअर एनर्जी की स्टेट है। तो लोअर एनर्जी या स्टेबिलिटी कब आती है, व्हेन द शेल इज आइदर फुल फिल्ड, फिर सेकंड प्रायोरिटी होती है हाफ फिल्ड की, बट वील कंसीडर फुल फिल्ड फॉर नाउ, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर ये 7 की जगह 8 हो जाता तो क्लोरीन को मजे आ जाते, और अगर ये 1 हट जाता तो सोडियम को मजे आ जाते। तो दोनों को म्यूचुअल मजे करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में सोडियम में था, एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाला, ठीक है। अब सोडियम अभी न्यूट्रल था, ठीक है। अब न्यूट्रल कैसे था वो भी देखते हैं। आई गेस मैंने बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं थोड़ी बताने के लिए, ठीक है। तो जैसे सोडियम का अगर एटम की बात करेंगे तो उसमें क्या है, देर आर, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 11, राइट। जो एटॉमिक नंबर है, लेट मी जस्ट कंफर्म, हीली पेपर नो फनी ना 10 11, yes। so the atomic number of sodium is 11, and अगर atomic number सोडियम का 11 है, that means उसमें क्या चीज 11 है, anyone? If atomic number of certain element is 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो अगर जैसे मैं क्यों बराबर होते हैं सर? नहीं 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 नहीं, सर कुछ नहीं है। सर कैन यू रिपीट क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11, तो वो 11 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, कि सोडियम में क्या चीज 11 है। तो जैसे कुछ आंसर सर वो परमाणु क्रमांक उसका रिप्रेजेंट करता है, उसका जो नंबर ऑफ क्या, तो लाइक कुछ आंसर्स आए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 2 आंसर्स आए हैं, एक आंसर था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक आंसर था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो करेक्ट आंसर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकाल देंगे तो उसका एटॉमिक नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा ना। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या करता है, लिख देता हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर यू। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आ जा सकते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे नॉर्मल केस में, वो बाहर नहीं निकलते, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एटम में कितने हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, तो उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। और न्यूट्रल स्टेट में मतलब जब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब क्योंकि प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और कोई चीज न्यूट्रल है, तो जैसे सोडियम के केस में क्या थे, 11 पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स थे, और कॉम्बिनेशन में
अगर सोडियम जो है न्यूट्रल है तो उसमें उतने ही नेगेटिवली चार्ज आइटम्स भी होने चाहिए, तो उसमें डिफॉल्ट में या न्यूट्रल स्टेट में 11 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, सोडियम में कितने वो रहेंगे बताओ, प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? सर 12, 12 क्यों बोला आपने? बिकॉज इसका एटॉमिक मास 23 होता है। एग्जैक्टली तो इसका एटॉमिक मास जो पता होता है हमें, टेबल में गिवन होता है, दैट इज 23, एंड 23 अगर इसका मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर जो इसका है दैट इज 23, तो क्या हुआ, दैट एटॉमिक मास या मास नंबर जो है दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता चला एटॉमिक नंबर से, विच इज 11 इन द केस ऑफ सोडियम, एंड नंबर ऑफ सॉरी Neutrons. कर दी, दिस हैज टू बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज वेरी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो हम मास में इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते या इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते, वी ओनली कंसीडर मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, तो जो मास नंबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है एटॉमिक मास से, एटॉमिक नंबर से, सॉरी, सोडियम का कितना है 11 है, बचा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 23 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो सोडियम में 12 न्यूट्रॉन्स हैं, राइट, तो 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन्स। अब क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स आर इक्वल, तो नेट चार्ज इस पे क्या हुआ, 0, नेट चार्ज ऑन दिस इज 0, इट इज अ न्यूट्रल एटम, एंड सो इज क्लोरीन, सेम इज द केस विद क्लोरीन, वो भी न्यूट्रल है। ठीक है, बट एनर्जी एक ऐसी स्टेट में आने के लिए जो लोअर एनर्जी या स्टेबिलिटी देता है, सोडियम को क्या करना पड़ेगा, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना पड़ेगा। आउटर मोस्ट शेल में इसके पास एक है, तो कंप्लीट या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स दो, या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स दो, विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू accommodate those 7 electrons into the shell will be very high। ठीक है, इससे ज्यादा कन्वीनियंट क्या हो गया कि एक जो है इसको बाहर निकालो। ठीक है, तो सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, और एक इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो ये क्या हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन से होगा ये 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 11 पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट्स हैं और केवल 10 नेगेटिव, सॉरी 11 पॉजिटिवली चार्ज है और 10 नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेट चार्ज कैसा आया इस पे, it is positive, 11 positive and 10 negative gives out 1 positive, so this has 1 positive charge। तो Na ने क्या किया, what Na did was, न्यूट्रल था, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और वो खुद हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम इसमें देखें, सेम थिंग कैन नॉट बी डन फॉर क्लोरीन, बिकॉज अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट दीज 7 इलेक्ट्रॉन्स विल बी वेरी हाई। कन्वीनियंट क्या होगा कि इसको कहीं से लाके एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ताकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, विच इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल। तो क्लोरीन ने क्या किया, जो क्लोरीन एटम था उसने क्या किया, उसने एक एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो हो गया Cl माइनस, एक नेगेटिवली चार्ज हो गया। रीजन बीइंग कि उसका एटॉमिक नंबर था 17 एटॉमिक नंबर था, तो इट हैज 17 प्रोटॉन्स, एंड बिकॉज ओरिजिनली वो न्यूट्रल था तो इट विल हैव 17 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल, और उसमें से हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया ये, उसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 17 पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट्स, 18 नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स, इन टोटलिटी इट हैज 1 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज एलिमेंट। इसका मतलब जो नेट चार्ज होगा ऑन दिस क्लोरीन एटम विल बी 1 नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, 1 यूनिट नेगेटिवली चार्ज। अब क्या हुआ देखो,
अगेन हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. जो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, व्हेन प्लेस्ड नियर क्लोरीन विच इज नेगेटिवली चार्ज, दे विल अट्रैक्ट. एंड यही जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम बॉन्ड कहते हैं. बॉन्ड कोई फिजिकल चीज नहीं होती कि डंडे से या किसी चीज से हमने चिपका के रखा है. इट इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाउंड देम टुगेदर, दैट बाइंड देम टुगेदर. ठीक है. तो बॉन्ड कुछ ऐसा फिजिकल कुछ चीज नहीं होती जिसको हम देख सकते हैं या उसको छू सकते हैं या उसको कुछ कर सकते हैं उसके साथ. इट इज बेसिकली एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स देम टुगेदर, इसीलिए हम उसको कहते हैं बॉन्ड. बॉन्ड. ठीक है. तो ये Na और Cl के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया विच वाज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. और ये जो था इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस बने हुए हैं. देखो, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन हैं, वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ अट्रैक्टिव बॉन्ड. तो इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड. सच अ बॉन्ड इज आयोनिक आयनिक बॉन्ड. ठीक है. अगेन आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? इट फॉर्म्स आयंस के बीच में नेगेटिवली चार्ज आयन गेट्स बाउंडेड टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. ठीक है. Now let's go back to a different kind of bonding that happens in case of certain elements. Mostly जो कार्बन एंड कार्बन के नीचे वाले जो सीरीज होती है पीरियोडिक टेबल में, वो बनाते हैं. जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा. ठीक है. तो लेट्स चेक आउट व्हाट कार्बन हैज अंडर इट्स हुड. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ओके, आई हैव सम चैट्स. 20. ओके, 12 एंड ऑल. सर 6. 20 किसने बोला? सर 6 होता है कार्बन का। राइट. तो सर सॉरी, वो दूसरा बोल दिया। दूसरा बोल दिया. अच्छा. हाँ। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 6. तो अगर मैंने बोला कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ गया कि 6 विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, इन द एटम. तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स हैं. ठीक है. एंड इनिशियली ओरिजिनली वो न्यूट्रल स्टेट में रहता है. तो नंबर ऑफ दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. ठीक है. विच इज इक्वल टू 6. तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स हैं. ठीक है. अभी हमें इन्हीं से मतलब है. तो ये हमने बनाया कार्बन का एटम. ठीक है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? अभी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं आई विल नॉट गेट इनटू इट, बट फर्स्ट जैसे ये न्यूक्लियस है कार्बन का, ये फर्स्ट शेल है जो एकोमोडेट कर सकता है केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, हमारे पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट शेल की कैपेसिटी केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स थी, वो पूरे हो चुके हैं. सेकंड शेल पे आ गए हम, बचे थे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, कैपेसिटी थी 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमने यहाँ पे लगा दिए रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वील ओनली कंसिडर 4 आउटर मोस्ट शेल विच हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. ठीक है. अभी बिल्कुल मिडवे आ गए हम. हमें पता था सेकंड शेल जो हमने सोडियम के केस में देखा था, जैसे थर्ड शेल में और क्लोरीन के केस में देखा था, तो हम कंसिडर कर रहे थे स्टेबिलिटी लिंकिंग इट एंड वी वर लिंकिंग इट टू 8. ठीक है. सेम इज ट्रू फॉर, जैसे हमने बताया जो सेकंड शेल है यहाँ का कार्बन का, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. या कुछ सारे हटा दो या 8 दे दो इसको कंप्लीट करके. इसके पास है कितने? 4. बिल्कुल बीच में आके खड़ा हो गया है. और बीच में आके खड़े होने से एक स्पेशल कंडीशन हो गई है. स्पेशल कंडीशन कैसी हो गई है कि अगर इसको हम 4 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं टू कंप्लीट इट टू 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आउटर मोस्ट शेल में, तो होगा क्या? अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स देना इज अ बिग डील. 4 इलेक्ट्रॉन्स देने में काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी. ठीक है. अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है? इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो. तो अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालना भी इज अ बिग थिंग, एनर्जी जो है बहुत ज्यादा लगेगी. तो अब करें क्या? तो इस केस में जो कार्बन एक्चुअली नॉर्मली कर लेता है, हमें करने की जरूरत नहीं है, नेचुरली भी कर लेता है. व्हाट इट डज इज शेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो कार्बन क्या करता है? इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी सिंपल, जो हम अभी ब्रीद आउट भी कर रहे हैं, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं? दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग
a system जिसमें bond electrons की sharing हुई है, and the kind of bond which is formed by sharing of electrons is known as a covalent bond. जिसमें bond again क्या होता है? It is actually the force of attraction between two elements या two atoms. Now आता क्या यहाँ पे co and valent. वैलेंट से हमें समझ में आता है वैलेंसी, वैलेंट से समझ में आता है वैलेंसी, और वैलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल, एंड को मतलब क्या होता है? इन बिटवीन या आपस में, ठीक है। तो करते हैं क्या है, को वैलेंट बॉन्ड आपस में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेल के एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हैं, एंड दैट रिप्रेजेंट्स कोवैलेंट बॉन्ड्स। नाउ लेट्स फोकस ऑन हाउ बॉन्डिंग इज डन इन कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? राइट। तो जो एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का इज 8, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2-6। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 है, ऑक्सीजन की 2-6। लेट्स ड्रॉ दीज एटम्स दैट रिप्रेजेंट दीज एटम्स by dot structure, and इसमें हम क्या करेंगे, we'll represent only the outermost shell. So carbon जैसा कि मैं बना चुका हूँ, I'll redraw it. It has 4 electrons in its outermost shell, ठीक है। एंड ऑक्सीजन कैसा है? ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड बिकॉज देयर आर 2 O's, so I'll draw another one here. 1 2 3 4 5 and 6. So these are dot structures for carbon and oxygen, right? तो अब क्या है, देखो इसको क्या चाहिए, अब इसको समझते हैं। ऑक्सीजन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन के पास 6 है, तो इसके लिए कन्वीनियंट होगा कि भाई मेरे को तो तुम 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं खुश हूं, ठीक है। सेम इज ट्रू फॉर दिस वन एज वेल। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये खुश हो जाएगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये खुश हो जाएगा। अब यहाँ पे लेना देना नहीं होता, अगेन यहाँ बताया था, यहाँ पे होता क्या, देयर इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ शेयरिंग, ठीक है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से शेयर करते हुए चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से शेयर करते हुए चाहिए, ठीक है। और इसको 4 चाहिए, तो 2 इसके साथ शेयर कर लेगा, 2 इसके साथ शेयर कर लेगा, और इसके पास क्योंकि 2-2 शेयर हो गए हैं, तो ये 4 वाला 4 का शेयरिंग कर रहा है ये। तो इसको देखते हैं अभी शेयरिंग कैसे हुई और कैसे सब म्यूचुअली हैप्पी हो गए, तो देखते हैं। तो रीड्रॉ करूंगा कार्बन के डॉट स्ट्रक्चर को कन्वीनियंस के लिए। इसको भी एक काम करना है, आई हैव टू मेक अ बिगर डायग्राम, ठीक है। सो हियर कम्स कार्बन, हियर कम्स ऑक्सीजन एंड अनदर ऑक्सीजन हियर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए, ओके ओके। So let's try to draw it neatly. This one is carbon. So ये देखो जो सर्कल बनाया है, that represents the outermost shell of carbon electron, carbon atom, which has C as before, only 4 electrons, ठीक है। Now I'll draw another outermost shell which belongs to oxygen atom. Now this one has 1 2 3 4 5 and 6. This one as well has 1 2 3 4 5 and 6. So we can see अभी भी arrangement बदला नहीं है। What happened was they 3 came closer, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हुई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, देखिए यहाँ पे एंड यहाँ पे। And how many pairs of electrons were shared? So there were 2 pairs of electrons shared, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 पेयर हुए, देखो this is 1 pair of sharing, this is another pair of sharing. Same way this is 1 pair of sharing and this is another pair of sharing, ठीक है। तो कार्बन को क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए,
शेयर होते हुए, तो उसको कार्बन हमेशा आप देखोगे, कोई भी आप एटम, कोई भी मॉलिक्यूल देखोगे जिसमें कार्बन बॉन्ड कर रहा होगा एक डिफरेंट एटम के साथ, तो इन टोटलिटी इट हैज 4 बॉन्ड्स टू मेक, ठीक है, 4 बॉन्ड्स टू मेक, 4 पेयर्स टू शेयर। तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाया, तो कार्बन का जो बॉन्ड बना, इट्स 2 बॉन्ड्स टू पेयर with oxygen and 2 pair of electrons shared with another oxygen। तो ये हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल which was formed by sharing of electrons, and such a bond which is formed by sharing of electrons is known as a covalent bond। ठीक है, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है समझ में आ गया होगा आपको सबको। कोई डाउट हो यहाँ तक तो यू कैन आस्क, आई टेक 2 to 3 minutes to answer। It can share 2 electrons from carbon, yes it has done that। ठीक है, अभी कोई किसी को डाउट हो तो अभी पूछ सकता है। आई विल वेट फॉर 1 minute, इफ नॉट वील कंटिन्यू। ठीक है, आई विल कंटिन्यू देन। ओके, या सो सेम इज द केस विद सिलिकॉन। विल कम बैक टू सिलिकॉन नाउ। सिलिकॉन भी क्या है, बिकॉज इट इज लाइंग जस्ट बिलो कार्बन इन पीरियोडिक टेबल, तो जो अरेंजमेंट है किसका, सिलिकॉन का, इज ऑल्सो द सेम एज कार्बन। भी 4 बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। लोकेश प्लीज म्यूट योर माइक। या तो सिलिकॉन भी क्या करता है, बॉन्ड बनाता है नेबरिंग सिलिकॉन के साथ, तो उसमें भी क्या होगा, इट इज शेयरिंग and making 4 bonds by its neighboring atoms of silicon। तो सिलिकॉन आपस में, सिलिकॉन आपस में जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन का, वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं विच इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सब म्यूचुअली खुश हैं, अभी सब न्यूट्रल केस में है, देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या नो प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो या नो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो। ठीक है, तो नाउ जस्ट इमेजिन कि हम क्या करें कि नेबरिंग इलेक्ट्रॉन एटम जो यहाँ पे सिलिकॉन प्रेजेंट था, ठीक है, सिलिकॉन यहाँ पे प्रेजेंट था, वो भी आपस में दूसरे सिलिकॉन्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था। अब हमने क्या किया, हमने स्मार्टनेस दिखाई थोड़ी सी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो हमने ऐसा कर दिया कि लेट्स से हमने इसको हटाया, सिलिकॉन को हटाया, हमने यहाँ से सिलिकॉन हटा दिया, और सिलिकॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने रिप्लेस कर दिया बाय अ सर्टेन एटम विच इज पेंटावैलेंट, जिसके आउटर मोस्ट शेल में इंस्टेड ऑफ 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे सिलिकॉन के केस में, कार्बन के केस में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 4 शेयरिंग कर लेते हैं टू कंप्लीट द ऑक्टेट। यहाँ पे पेंटावैलेंट हमने एक एटम बना दिया जिसके आउटर मोस्ट शेल में देयर नॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन बेचारा रह जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 तो शेयरिंग से इसके 8 हो गए, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो बचा रह गया इसके पास। हुआ क्या था, देखो इसके पास से 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और क्योंकि हमने इसको रिप्लेस किया सिलिकॉन से, और सिलिकॉन की बॉन्डिंग वैसी रिप्लेस हो गई, तो एक सिलिकॉन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, बचा एक इलेक्ट्रॉन। 4 बॉन्ड्स तो बन गए सिलिकॉन जो आपस में बना रहे थे, और एक इलेक्ट्रॉन बच गया। सो दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन will now assist and provide the electron which we require to flow of current, to create the flow of current। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाए जितनी हमें चाहिए थी 0.35 के रेंज में इन जर्मेनियम, एंड 0.627 के केस में इन केस ऑफ सिलिकॉन, अगर हम उतनी एनर्जी देंगे तो वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, विच इज नॉट बीइंग शेयर्ड विद एनी अदर नेबरिंग एटम। ठीक है, तो दिस वाज वन केस। ये हमने क्या किया, पेंटावैलेंट टाइप ऑफ एटम के साथ हमने उसको रिप्लेस करा सिलिकॉन एटम को। ठीक है, अब देयर कैन बी अनदर प्रोविजन जिसमें हम रिप्लेस करते हैं, आई विल नॉट ड्रॉ सिलिकॉन अगेन, जिसमें हम रिप्लेस करते हैं नॉट बाय अ पेंटावैलेंट atom which has 5 electrons in its outermost shell, but with a trivalent atom, with a trivalent atom। ठीक है,
तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ट्राईवैलेंट एटम है ओनली हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो एक नेबरिंग एटम ने इसके साथ बॉन्ड शेयर करके बॉन्ड बना लिया, दूसरे नेबरिंग एटम ने इसके साथ बना लिया, तीसरे ने इसके साथ बना लिया। अब जो चौथा बॉन्ड बना शेयरिंग का, उसमें सिलिकॉन ने अपना तो दे दिया बट इसने धोखाधड़ी कर दी, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। ठीक है, सिलिकॉन जो फोर्थ सिलिकॉन था उसमें तो जैसे ये 3 सिलिकॉन तो हंसी खुशी उन्होंने शेयरिंग कर ली, दोनों पार्टीज खुश थी। एक सिलिकॉन के साथ इस ट्राईवैलेंट ने क्या किया, सिलिकॉन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन बढ़ा के दे दिया, इसने नहीं दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, एक वॉइड क्रिएट हो गया, वॉइड, जिसको हम कह सकते हैं एक होल, which actually represents missing electron, and missing electron means missing of negatively charged, and when a negatively charged is absent we call it positive, right? If from some place negatively charged is absent we can call it positively charged, right? उसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज का ना होना इज पॉजिटिव होना, राइट? अब यहाँ पे क्या होगा, नो व्हाट हैपेंस इज, जैसे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन था मूव करता था, यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, होल यहाँ पर आ गया, होल अब यहाँ आ चुका है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, होल यहाँ आ चुका है, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन इस होल में जंप करेंगे तो होल मूव करेगा। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है, अगर आप देखें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शिफ्ट करके होल में जा रहे हैं, बट इन प्रिंसिपल हमें क्या दिख रहा है कि होल मूव करता हुआ दिख रहा है हमें। तो इन दिस केस पॉजिटिवली चार्ज्ड होल जो हम कंसीडर कर रहे हैं कि द होल इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज, नाउ दिस पॉजिटिवली चार्ज होल इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, बट एक्चुअली व्हाट इज मूविंग इज इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इस वॉइड को फिल करने की कोशिश करेगा, इस होल को फिल करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन वहां उस होल में जाके बैठ जाएगा और जहां से आया होगा होल वहां पे क्रिएट हो जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इज होल इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो कैरियर हो गया चार्ज का इज अ होल। तो ट्राईवैलेंट जब हम एटम डालते हैं तो उसमें जो चार्ज कैरियर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाता है दैट इज होल, एंड इन केस ऑफ पेंटावैलेंट जब हम एटम डालते हैं तो उसमें क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग एंड क्रिएटिंग द चार्ज टू फ्लो। So these two types of अरेंजमेंट, अच्छा ये जो अरेंजमेंट होते हैं वो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ प्योर सिलिकॉन वेफर। जो सिलिकॉन का पूरा एक स्ट्रिप होगी जिसको हम सिलिकॉन वेफर के नाम से बोलते हैं, तो उसमें क्या किया हमने हमने कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करी हैं। दीज इम्प्योरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट। हमने दोनों ही केस में देखा कि अरेंजमेंट्स क्या होते हैं और पेंटावैलेंट क्यों ऐड करते हैं, ट्राईवैलेंट क्यों ऐड करते हैं, राइट? पेंटावैलेंट ऐड करते हैं टू क्रिएट अ चार्ज कैरियर विच इज एन इलेक्ट्रॉन, एंड ट्राईवैलेंट ऐड करते हैं टू इंट्रोड्यूस अ चार्ज कैरियर विच इज अ होल। ठीक है, होल पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, इनके मूवमेंट होता है विच कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, व्हेन एवर अ पोटेंशियल एनर्जी इज अप्लाइड। ठीक है, तो पेंटावैलेंट होगा तो विल कॉल इट पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड व्हेन इट इज ट्राईवैलेंट वी कॉल इट एन टाइप। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स, पी टाइप एंड घर बंद कर रखा है क्या बिल्कुल? नहीं नहीं, एन टाइप। ठीक है, खिड़की भी खुली है, टॉर्च भी खोल दिया, गेट भी खोल दिया है, सब खोल दिया है सुबह। उन्नति प्लीज म्यूट योर माइक। उधर बैठ ले। ठीक है, तो पी टाइप एंड एन टाइप, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स जिसमें अब चार्ज कैरियर्स हैं विच कैन नाउ विच नाउ हैव इलेक्ट्रॉन्स या होल्स टू फ्लो। अब एक चीज आती है जो बहुत काम की चीज होती है विच इज डायोड। डायोड जो है इज फॉर्म्ड बाय अ composite of n-type semiconductor and p-type semiconductor. So this is a single unit which has a p-type semiconductor portion on one end and n-type semiconductor portion on another end. ठीक है, this is a two-pin device. This is a diode. I guess simply diode. दो legs होंगे,
एक पी टाइप होगा, एक एन टाइप होगा। ठीक है, तो अच्छा अब पहले सोचते हैं ये क्रिएट कैसे होगा। अब आपको पता है एन टाइप कैसे क्रिएट होता है, इसको जोड़ते कैसे होंगे, आप कुछ गेस कर सकते हो कि एक पी एन जंक्शन या जो एक हमने एक डायोड क्रिएट करा है या मैन्युफैक्चर किया होगा वो किस टाइप से क्रिएट होता होगा? सोचो, जिसको आंसर कुछ सोच पा रहे हैं माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं कि हाउ डू यू थिंक अ पी एन डायोड इज फॉर्म्ड। अब हमें पता चल गया कि हम क्या करते हैं, जैसे जैसे जो प्योर सिलिकॉन वेफर था उसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट टाइप की या पेंटावेलेंट टाइप की, और ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग, डी ओ। एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज टू अ प्योर सिलिकॉन वेफर इज नोन एज डोपिंग, DOPING, जिसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, राइट, बाय सैंडविच बोथ लेयर्स। अच्छा, हाउ दिस इज सैंडविच्ड, कैन यू टेल? मतलब क्या किया हमने, कैसे किया होगा सैंडविच, कैसे किया होगा? लाइक एक ब्रेड का पोर्शन नीचे लिया, एक ब्रेड का पोर्शन ऊपर लिया, बीच में जैम लगा दिया एंड गॉट स्टक, इस टाइप से कि एक पी जंक्शन लिया, एक एन जंक्शन लिया, बीच में हमने फेविक्विक लगा दी, दोनों जुड़ गए, हमारा काम हो गया। इज दैट द केस? नो सर, देन व्हाट्स द केस? कैसे होता होगा, सोचो। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स की तरफ, सॉरी, होल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ जाते हैं और जो होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाते हैं। दोनों कंबाइंड होके वो हो जाते, क्या होते हैं, रिकम्बाइंड होके पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। वो जो आपने बोला वो बात की बात है कि यहाँ पे होल से, यहाँ इलेक्ट्रॉन से बीच में आके उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया, एक रीजन बन गया जिसमें कोई चार्ज कैरियर्स नहीं, जिसको हमने बोल दिया दैट इज अ जंक्शन, पीएन जंक्शन। बिल्कुल सही, वो जंक्शन बीच में होता है, वो बिल्कुल सही बताया आपने। बट उससे पहले की कहानी हम जानना चाह रहे हैं कि पीएन बना कैसे, ये वो प्रोविजन कैसे आया कि एन टाइप के होल्स पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आपस में बीच में एक डिप्लीशन लेयर जो भी क्रिएट करें, जो भी मतलब कहानी आपने पढ़ी थी, उससे पहले की कहानी जानना चाह रहा हूँ कि पीएन बना कैसे? सर बाइसिंग, थ्रू बाइसिंग। कैसे बाइसिंग? Sir, like P-type semiconductor is connected with the positive terminal and N-type अगेन वो बात की कहानी, N-type. वो बात की कहानी है, बाइसिंग वाइसिंग सारी बात की कहानी। अभी तो ये जानना चाह रहे हैं कि बन कैसे रहा है ये। जैसे मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन से पी टाइप और एन टाइप कैसे बने, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनते हैं। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि पी टाइप है, हमें पता चल गया पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, तो पीएन कैसे बन रहा है? So we take a single silicon wafer और एक साइड हम p टाइप पेंटावेलेंट एलिमेंट्स को से डोप करते हैं और एक साइड ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स से। एग्जैक्टली, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग। हम एक प्योर सिलिकॉन लेते हैं, एक साइड से हमने पेंटावेलेंट डाला, एक साइड से हमने ट्राइवेलेंट डोपिंग करी, बहुत ही कम क्वांटिटीज में, बहुत कम क्वांटिटीज में, लाइक फ्यू पार्टिकल्स फॉर मिलियन एटम्स, फ्यू एटम्स ऑफ इम्प्योरिटीज फॉर मिलियन एटम्स। ठीक है, ट्रिलियन एटम्स, तो इतनी कम क्वांटिटी हम डोपिंग करते हैं। सो एक साइड से पी टाइप की करी, एक साइड से एन टाइप के लिए करवाई हमने, और यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हुआ पी टाइप का, यहाँ पे रीजन क्रिएट हुआ एन टाइप का। फिर जो आपने बात की कहानी बताई थी कि अच्छा अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बीच में एक डिप्लीशन लेयर आती है, क्रिएट होती है, और एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? बाय प्योर सिलिकॉन वेफर, एक साइड से पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी, एक साइड से ट्राइवेलेंट, एंड वी फॉर्म्ड अ डायोड। ठीक है, द लेवल ऑफ प्योरिटी जो हमें सिलिकॉन के लिए चाहिए दैट इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो एक रीजन जो है कि जिसकी वजह से मेक इन इंडिया इट्स नॉट वर्किंग रियली वेल इज बिकॉज कि जो फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड हैं टू क्रिएट सच हाई प्योरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। जो फैसिलिटी है इज वेरी कॉस्टली, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसलिए बूम नहीं कर पा रहा बिकॉज हमारे पास कैपेबिलिटीज नहीं है टू क्रिएट सच क्लीन फैक्ट्रीज टू क्रिएट सेमीकंडक्टर्स। इसलिए हम जो सारे सेमीकंडक्टर्स है वो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, एंड इंडिया इसमें बहुत पीछे क्योंकि कॉस्टली है एंड सिस्टम्स अभी तक है नहीं। ओके, सो हमारे पास आ गया डायोड। डायोड का रिप्रेजेंटेशन हम इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं बाय दिस सिंबल। ठीक है,
तो आई वोंट गो कि बायसिंग कैसे होती है, फॉरवर्ड बायस में कैसे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई जस्ट टेल यू प्रैक्टिकली एक डायोड में क्या होता है। डायोड में अगर आप देखेंगे तो अगर एक इमेज होती है उसकी, तो इट्स बेसिकली सिलेंड्रिकल कॉम्पोनेंट। इट हैज 2 पिंस एंड आप देखोगे एक सिल्वर रंग की लाइन होगी एक एंड पे, या तो लेफ्ट एंड पे देखोगे या राइट एंड पे देखोगे, डिपेंडिंग ऑन आपने डायोड को कैसे पकड़ा है। तो आइडेंटिफाई करो कि ये वो सिल्वर कलर की लाइन किस साइड है। दिस सिल्वर कलर की लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स ये डंडी, ठीक है। एंड दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन जिसमें हमें करंट भेजना है, सच दैट द करंट पासेस। तो होता क्या है पीएन जंक्शन के डायोड में, पीएन डायोड में क्या होता है कि बेसिकली अगर प्रैक्टिकली देखें तो इट परमिट्स, तो what diode does, it permits flow of electrons in only one direction and blocks the flow in the other, ठीक है। तो अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हटके हम फ्लो ऑफ करंट की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे करंट को फ्लो कराना चाहेंगे इस डायरेक्शन में तो करंट फ्लोज, एंड अगर किसी तरीके से हम करंट को फ्लो कराना चाहेंगे इस डायरेक्शन में तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। या सो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो एरो के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं करेगा। तो देखो यहाँ से करंट आ रहा होगा तो इसको ऐसे सोचो यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे नहीं जा पाया, करंट यहाँ से आ रहा तो डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में दिखा रहा था, वो चले जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर हमारे पास जो डायोड दिख रहा होगा तो जहाँ पे सिल्वर लाइन है उस डायरेक्शन में, सिल्वर लाइन की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो हम बायसिंग, अभी वर्ड आया था, बायसिंग इज बेसिकली अप्लाइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल्स, ठीक है, या पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। तो अगर हम यहाँ पे देंगे पॉजिटिव और यहाँ पे देंगे नेगेटिव, एंड वी नो दैट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, डायोड भी वैसे लगा है जो परमिट करेगा, तो करंट फ्लो कर जाएगा। यही अगर हम क्या करते हैं, इसको हटा के अगर हम यहाँ पे करते हैं पॉजिटिव एंड अगर यहाँ पे करते हैं हम नेगेटिव, तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा, इट विल ब्लॉक द करंट, ठीक है। तो डायोड का बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विल ब्लॉकिंग डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एक ही डायरेक्शन में हम परमिट कर रहे हैं। तो सपोज इसके एप्लीकेशंस कहाँ हो गए, प्रोटेक्शन सर्किट्स में। तो जैसे अब अगर हमें लग रहा है कि एक डिवाइस हमने कनेक्ट किया है एंड दैट में क्रिएट सम करंट एंड वो वापस एक सर्किट में आ सकता है, तो वहां पे हम डायोड्स लगाएंगे, ठीक है, ताकि वो रिवर्स करंट नहीं हो, ठीक है। रिवर्स करंट होगा और वो करंट ज्यादा हो गया तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकती है। तो ऐसी डिवाइसेस में वी सी की डायोड्स लगे होते हैं, ठीक है। और रेक्टिफिकेशन के भी काम आता है। रेक्टिफिकेशन कैसे, तो थोड़ा सा डिविएट करते हैं अगेन। तो जो करंट्स हम देखते हैं घरों में, तो वो 2 टाइप के करंट्स हम देखते हैं, एक बैटरी से आता है, एक सप्लाई से आता है, जो घरों में सप्लाई होती है। तो घरों में सप्लाई जो होती है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में AC। देन देयर इज डायरेक्ट करंट which is DC, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, लेट्स फोकस ऑन से ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो घरों में जो आपकी सप्लाई आ रही है, कहीं से एक कोई प्लांट होगा, बड़ा सा थर्मल प्लांट या हाइड्रो प्लांट होगा, जहाँ पे डैम्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस कैसे होती है कि कोई पावर प्लांट होगा, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, टरबाइंस लगे होंगे, टरबाइंस घूमते हैं, टरबाइंस में डायनेमो लगा होगा, डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है विच इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। तो अगर हम उसके एक
ग्राफ प्लॉट करेंगे विद टाइम, कि टाइम के साथ जो करंट है या जो वोल्टेज है जो आ रही है वो कैसे आ रही है। तो जो पोटेंशियल हमें मिलता है इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग इज लाइक अ वेव, इज लाइक अ वेव, साइनसॉइड। इसको हम साइनसॉइड भी कहते हैं बिकॉज इट इज लाइक अ साइन वेव, like a sine wave. And why we call it alternating? Because it is alternating between positive and negative. Then comes direct current. Direct current आप usually देखेंगे जो बैटरीज होती हैं, आपके जो सेल्स होते हैं, जो फोन में जो बैटरी है, फिर जो आप रिमोट के पीछे जो आपका सेल है, दैट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट मतलब क्या है? इट्स स्ट्रेट, it's a flat line, it provides a constant voltage। अगर voltage की बात करें हम, it provides a constant voltage with time। although हाँ डिप्लीट हो जाते हैं सेल्स एंड जो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल्स देते हैं वो डिक्रीज हो जाता है एंड अल्टीमेटली डाई कर जाते हैं, बट आइडियली अगर देखा जाए तो इट्स अ कांस्टेंट लाइन, इट प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड, अगर एक आइडियल सेल होगा इट हैज टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, ऑफ वॉट एवर इट्स रेटेड। तो अगर 9 वोल्ट की बैटरी अगर आपने देखी होगी कुछ इस टाइप की होती है, 9 वोल्ट लिखा होता है इस पे, इस टाइप की, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, तो आइडियली इसको 9 वोल्ट्स, तो इसके लिए जो होगा ग्राफ वो ऐसा होगा एंड इट विल रिप्रेजेंट 9 वोल्ट्स एंड विद टाइम वो 9 वोल्ट्स ही देना चाहिए उसको, ठीक है। ओके तो सपोज हमने क्या किया, एक डायोड लगा दिया एंड यहां से हमारे पास एक एसी की सप्लाई आ रही है, हमने यहां से एसी की सप्लाई दी, तो होगा क्या? और एसी की सप्लाई कैसी थी? वो इसी टाइप की एसी की सप्लाई थी। तो डायोड ने क्या किया, वी नो कि पॉजिटिव करंट जो होगा, मतलब पॉजिटिव करंट मतलब जो इधर जाता हुआ करंट होगा, दैट डायोड विल अलाउ टू पास, वेयर एज जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डायोड का एक एप्लीकेशन क्या हो गया, इफ वी पास इट थ्रू एन ऑल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक है। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव साइकिल्स हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो क्या करेगा डायोड, क्या करेगा डायोड, विल अलाउ द पॉजिटिव हाफ टू पास while block the negative cycle. It will allow the positive cycle to pass, it will not allow negative cycle to pass, it will allow the positive cycle to pass and block the negative cycle। तो समझ में आया क्या हुआ? डायोड का एक एप्लीकेशन हमने देखा, बट इसमें क्या हुआ आपने देखा होगा कि पॉजिटिव साइकिल तो चली गई, नेगेटिव साइकिल रह गई, एंड नेगेटिव साइकिल रहने का मतलब है देयर इज ऑलमोस्ट 50% लॉस इन एनर्जी, क्योंकि जितनी पॉजिटिव साइकिल्स हैं उतनी नेगेटिव साइकिल्स भी हैं, है ना। तो पॉजिटिव साइकिल अगर आप जाने दे रहे हो, नेगेटिव साइकिल को आप रोक देते हो, ब्लॉक कर देते हो, डिलीट कर देते हो, दैट मीन्स हाफ ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट विच इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये भी चाहिए कि किसी तरीके से नेगेटिव हाफ भी यूटिलाइज हो जाए, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? सो वॉट वी सॉ हेयर वॉज अ हाफ वे रेक्टिफिकेशन, हाफ वे थी आ रही थी। अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन करना है तो क्या करेंगे? सो दिस इज समथिंग फॉर यू टू डू नाउ। तो व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड आउट हाउ वी कैन rectify the AC voltage fully, ठीक है। एक हिंट है, there can be use of more than one diode, ठीक है। मल्टीपल डायोड्स का यूज होगा एंड व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस असाइनमेंट इज, यू हैव टू क्रिएट, वी हैव टू थिंक। आप डायरेक्टली जैसे देखिए गूगल करेंगे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। दिस वाज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, आपका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ फुल वेव रेक्टिफायर। अगेन फुल वेव रेक्टिफायर को आपको खुद से ट्राई करना है, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। हिंट आपको दी है कि यू कैन यूज मल्टीपल डायोड्स, नहीं आए तो आप ऑब्वियसली देख ही सकते हैं, एंड देन विल डिस्कस इट टुमारो, ठीक है।
तो दिस वाज वेरी बेसिक्स ऑफ डायोड. इसमें से विल ट्राई टू स्टडी नाउ सर्टेन डायोड्स, जिसमें एक स्पेशल डायोड जो आपने बहुत कॉमनली सुना भी होगा इज LED. ठीक है, विच इज शॉर्ट फॉर लाइट emitting diode. I'll look for chats now. There are 13 chats. What will be the amplitude of the wave after rectification? There can be a small drop, क्योंकि कुछ एनर्जी डायोड्स हैं वो भी यूटिलाइज करेंगे, कुछ सर्किट में लॉसेस होते हैं, तो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है. आइडियली हम सोचते हैं कि नहीं होगा, बट देयर इज अ ड्रॉप. ओके, बैटरी वाले डीसी. इज द ग्रे लाइन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव टर्मिनल? हाँ, ग्रे लाइन वो हाँ नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट बाय पुटिंग टू डायोड्स पैरेलली. यस, यू कैन ट्राई दैट एंड रिवर्स इन पैरेलल. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू LEDs, लाइट एमिटिंग डायोड. अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखेंगे तो दो टाइप की होंगी. एक होगी पिन टाइप की, जिसमें दो लेग्स होते हैं. ठीक है, एक शॉर्टर लेग होता है, जिस टाइप की होती है. ठीक है, लॉन्गर लेग एंड शॉर्टर लेग. लॉन्गर लेग में हमें पॉजिटिव लगाना है, शॉर्टर लेग में हमें नेगेटिव लगाना है. एंड जब करंट पास होगा तो क्या होगा? इट विल एक्ट स्पेशली, बिकॉज इट इज अ स्पेशल डायोड. और स्पेशली कैसे एक्ट करेगा? व्हेन द करंट पासेस थ्रू दिस डायोड, व्हाट हैपेंस इज इट ग्लोज. ठीक है, अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड, क्योंकि डायोड है तो डायोड तो बनाना ही है. विल प्रोवाइड अ केसिंग एंड एक ऐसा सिंबल which represents something is coming out of this diode, and this something is energy, always energy. And what kind of energy? In this case it is light energy. ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये स्पेशल टाइप का डायोड है. जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, करंट पास होगा, विच विल ऑलवेज बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. एंड जब ये पास होता है तो क्या होता है? एमिट करती है एनर्जी. एंड व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज इट एमिट्स? लाइट एनर्जी. ठीक है. तो ये भी देख लिया. इसमें भी दो टाइप की होती है, एक पिन टाइप की होती है, एक आप देखेंगे छोटी सी होती है. आजकल जो LEDs आ रही हैं वो कुछ इस टाइप की होती है, SMD टाइप की. SMD क्या होता है? पिन टाइप हो गया, डिप टाइप हो गया, या पिन टाइप हो गया बेसिकली. और दूसरी टाइप की होती है इस टाइप की, जिसको हम कहते हैं SMD टाइप. SMD, विच इज शॉर्ट फॉर सरफेस माउंट डिवाइसेस. ठीक है, तो अगेन बहुत सिंपल सा है इसको यूज करना. बड़ी वाली में या मेंशन्ड होगा, जैसे इस केसेस में मेंशन्ड होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है. ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस इन सच अ वे कि करंट का जो फ्लो हो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो. यहाँ पे आप डालेंगे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे जाएगा हायर पोटेंशियल, शॉर्टर वाली पिन में जाएगा लोअर पोटेंशियल. अब ठीक है, ये सब तो हो गया, पोटेंशियल्स की बात कर ली हमने. बट व्हाट अबाउट करंट? ठीक है, तो अगर अब होता क्या है कि कोई भी आप एलिमेंट या डिवाइस यूज करते हैं, उसके लिए होती है एक डेटा शीट जो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो जैसे सपोज बहुत कॉमनली जो आप आगे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे, दैट इज अ 5 मिलीमीटर LED. ठीक है, एक 5 मिलीमीटर LED है. ठीक है, नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट असाइनमेंट इज यू हैव टू गूगल डेटा शीट ऑफ अ 5 मिलीमीटर LED. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू सी कि इसको हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना चाहिए सच दैट ये ग्लो करे. अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने इसको 24 वोल्ट जो गाड़ियों में बैटरीज लगती हैं आपने वो लगा दी LED में, तो क्या होगा? वो फट जाएगी, या मुझे नहीं पता क्या होगा, बट समथिंग विल हैपन. वो भी हम करके देखेंगे. बट एनीवे समथिंग हैपेंस. तो हमें कितना पोटेंशियल देना चाहिए कि
3.3 वोल्ट्स दे दिया या 1.2 वोल्ट्स दे दिया, 9 वोल्ट दे दिया, कितना वोल्टेज देनी चाहिए सच दैट इट ग्लोज। ठीक है, तो वो हमें पता चल जाएगा इस डेटा शीट से। इस डेटा शीट को स्टडी करेंगे तो you'll get an idea कि कितना देना चाहिए। अच्छा, can you give another example of a diode which you commonly see? One I have already mentioned is a LED. उसके अलावा कोई? Zener diode, yes, it's Zener diode है, but उसको हम अभी स्टडी नहीं करेंगे। उसके अलावा apart from Zener diode, photodiode. What is a photodiode? What's a common name of photodiode? अर्पित? Yes, उत्कर्ष ने बोला है LDR. Okay, so what LDR is short for? It's light dependent Sir, resistor. resistance. So it's a special resistor and not a diode. Okay, so this is a resistor, not a diode. Photodiode को हम commonly या जो देखते हैं real life में, what is that? It's a solar cell. सोलर सेल क्या करता है? इज बेसिकली रिवर्स ऑफ व्हाट एलईडी इज, जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट एलईडी इज। एक सेकेंड, या सो रिप्रेजेंटेशन भी उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। डायोड तो है ही वो, उसके अलावा क्या है? इंस्टेड ऑफ एमिटिंग light energy, it is absorbing light energy, and the process is also just the opposite of LED. So what photodiode या solar cells does, it absorbs LED. It absorbs light energy, and when it does that, across its terminals, a potential difference is created. ठीक है? What happens is जब ये सोलर सेल्स जब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, कहीं से लाइट एनर्जी मिलती है, तो ये क्या करते हैं? इट creates a potential difference across its L, P and N terminals, and that is how it creates और मतलब बेसिकली क्या हुआ? लाइट एनर्जी आई, ठीक है, इसके जो टर्मिनल्स से उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट हो गया तो अगर एक सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, और लेट्स से अगर हम यूज कर रहे हैं एक बैटरी के सेट को चार्ज करने के लिए, तो क्या हो रहा है? हमारे पास वो बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, तो सोलर सेल को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टू चार्ज अ बैटरी। नाउ दिस बैटरी इज इफ कनेक्टेड टू एन इन्वर्टर, क्योंकि बैटरी कैसी होगी? डीसी बैटरी होगी। बैटरीज आर ऑलवेज डीसी इन नेचर, ठीक है? तो डीसी बैटरी है, हम एक इन्वर्टर लगा देंगे, विच what it does is it inverts energy from DC टू AC। तो इन्वर्टर क्या करेगा? इस डीसी एनर्जी को, जो डीसी एनर्जी है वो इन्वर्टर क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है टू AC, और हमारे पास यहाँ पे AC की सप्लाई आ रही है। दिस कैन बी यूज्ड टू पावर आवर फैंस, आवर लाइट्स, ठीक है, एंड सो ऑन। तो और सोलर पैनल्स बेसिकली यही करते हैं। जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एक बैटरी रूम होता है जिसमें बैटरीज जो है वो चार्ज होती हैं। बैटरीज चार्ज होंगी, अल्टीमेटली आगे लगा होगा एक इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा? इट विल इन्वर्ट या कन्वर्ट डीसी टू एसी। एसी सप्लाई हमारे पास जो आ चुकी है कैन बी यूज्ड टू फीड आवर डिवाइसेस विद एनर्जी दैट इट रिक्वायर्स, ठीक है? तो दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा है सोलर सेल का, विच इज ऑल्सो अ स्पेशल डायोड। ओके, ठीक है। तो आप और क्या करेंगे? और कॉमनली तो एक और असाइनमेंट हो गया आपका। ओके, 7 सेगमेंट अगेन सी, 7 सेगमेंट इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ 7 LEDs। तो अल्टीमेटली वो है LED ही, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैंने ना कुछ वर्ड्स यूज करे थे अभी। आई फ्रीक्वेंटली यूज्ड अ वर्ड, so I frequently used a word which was
potential difference. So what is this potential difference? कोई बता सकता है? You can unmute yourself and say. It's a it's a difference of potential. अच्छा, एक और चीज होती है, EMF पढ़ा होगा, जो बैटरी की रेटिंग होती है, ठीक है? EMF इज शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, तो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? वोल्ट। न्यूटन तो नहीं होगी? No. क्योंकि although the name is force, it is not a force, it is actually energy, ठीक है? जिसको हम वोल्ट्स में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो नो क्वेश्चन इज, जो रेटिंग होती है किसी बैटरी की इज गिवन बाय EMF, and then there is something known as potential difference. So what is the difference between potential difference and EMF? तो अगर जैसे बैटरी है, ये बैटरी है, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है? तो ये 12 वोल्ट क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस है या EMF है, बताओ? EMF। ठीक है, EMF है। सर EMF। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF, बताओ? सर पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है, और EMF वो फोर्स है जो उस इलेक्ट्रॉन को मदद करती है EMF मूव फ्रॉम दैट पॉइंट टू अदर। ठीक है, EMF सर फोर्स है जो उस पॉइंट को, इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव करवाती है, और फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस है। ओके, पहली बात तो EMF फोर्स नहीं है, ऑल्दो नाम कंफ्यूजिंग है, बट वो फोर्स नहीं है। ठीक है। जब कोई EMF is the maximum voltage required to move the electron from one place to another place. Maximum voltage that a battery can deliver. बैटरी अनयूज्ड है तो अगर हम उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो EMF होगा। बट जब बैटरी को हम एक सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से ड्रॉप होता है, तो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो जो मिलता है डिफरेंस पोटेंशियल। ठीक है, तो बेसिकली सही बताया, ऑलमोस्ट सही बताया। EMF इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट अ बैटरी कैन डिलीवर, दैट इज आल्सो करेक्ट। EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट बैटरी between battery terminals when no current is drawn, this is also correct। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो एक बैटरी दे सकती है, दैट इज 12 वोल्ट्स। तो अगर देखा जाए कि अगर ये करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तो अगर हम देखेंगे इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, एक वोल्ट मीटर या एक मल्टीमीटर के थ्रू अगर हम मेजर करते हैं, तो विल गेट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं EMF। ठीक है, तो EMF भी कैसा है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो हम मेजर कर पाते हैं व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इट इज एक्चुअली द मैक्सिमम, यस इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट द बैटरी कैन प्रोवाइड। ठीक है, नाउ हाउ इट इज स्पेशल, और मैंने बोला कि व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, तो जब करंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, बैटरी से जब करंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि जब बैटरी से हम करंट ड्रॉ करते हैं तो बैटरी जो बनी होती है उसमें कुछ होता है, उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस, अब सोचो कि ये एक्चुअल में ये बड़ी बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है कि ये जो बैटरी बनी हुई है वो रेटेड तो 12 वोल्ट के हिसाब से है, ठीक है, बट साथ ही में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका, उसमें कुछ
रेजिस्टेंस भी आ चुका है, ठीक है। सो नाउ व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग और हम मेजर करते हैं इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, तो हमें जो रेटिंग आएगी वो कैसी आएगी, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज 0 वोल्ट्स, ठीक है। हम तो यहाँ से बढ़े चले आगे, रेजिस्टर पे आ गए, क्योंकि करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है, तो देयर वोंट बी एनी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। मैं जैसे स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको भी नोटिस करिए, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टर के टर्मिनल्स के एंड्स में कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हुआ है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाते समय, ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा था। एंड वी नो दिस प्रिंसिपल, दिस लॉ, ओम्स लॉ जिसको हम कहते हैं, विच इज V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे देखो V को छुपाओगे तो क्या देखेगा आपको I इंटू आर, R को छुपाओगे तो क्या देखेगा आपको V अपॉन आर, और I को छुपाओगे तो क्या आपको क्या देखेगा V अपॉन आर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से, जो अब क्योंकि I ही नहीं है, I जीरो है, तो V क्या होगा 0 इंटू आर विच इज 0, तो पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टर के क्रॉस कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे अगेन 0 वोल्ट्स, यहाँ पे भी 0 वोल्ट्स है अभी। अब इसको बैटरी को क्रॉस करेंगे तो बैटरी इज गिविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाउ मच 12 वोल्ट्स। तो यहाँ से यहाँ जाते समय जब यहाँ पहुंचे तो हमें कितना मिल गया 12 वोल्ट्स मिल गया। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 12 वोल्ट्स आया, तो हमने जो रीडिंग करी व्हेन नो करंट वाज फ्लोइंग वाज 12 वोल्ट्स, ठीक है, विद नो करंट। Now let's assume a small amount of current is flowing, resistor है ज़्यादा नहीं है, let's say 1 ohm का ही resistor है, and a small current of say मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, भी 1 ohm भी बहुत ज़्यादा होता है, इतना resistance नहीं होता। let's say जो resistance है वो 1 ohm है and a current of 0.5 amperes is flowing, okay. Now what will happen in this case, again assuming कि इस वाले टर्मिनल में जो पोटेंशियल है, इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज 0 वोल्ट्स, हम डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, एंड वी नो कि द करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा, रेजिस्टर आ चुका है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं या करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टर के अक्रॉस उस डायरेक्शन में पोटेंशियल का डिक्रीज होगा, ठीक है। क्या होगा, देयर विल बी अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल जब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। मतलब अगर यहां से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो देयर विल बी अ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल, एंड डिक्रीज कितना होगा वो डिक्रीज हम देखेंगे V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से। I इज हाउ मच 0.5 and R is how much 1 ohm, so that means a potential drop of how much 0.5 volts। तो यहाँ से यहाँ जाने पे we got minus 0.5 volts, 0 volt minus 0.5 volt is minus 0.5 volt, and यहाँ पे आ चुका हमारा minus 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर आना है हमें, तो यहाँ से यहाँ पे there will be an increase in the voltage of how much 12 volts। तो यहाँ पर जब आए तो ओरिजिनली कितना था -0.5 था, यहाँ पे 12 का इंक्रीज आया, तो विल गेट अ पोटेंशियल ऑफ सॉरी नॉट माइनस प्लस 11.5 वोल्ट्स। तो जो हम मेजर करेंगे दैट विल बी 11.5 वोल्ट्स विद करंट फ्लोइंग। सर ये प्लीज पॉइंट रिपीट कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पे देखो, अच्छा इसको और क्लियरली बना देता हूं मैं, let me drag this down, just a second, I'll repeat this thing again, yeah। So what's happening is, मैंने आपको एक चीज बोली है कि ये हमारा रेजिस्टर है, ठीक है, बैटरी की बात बाद में। तो मैंने पहले आपको एक चीज बताई कि when the current is flowing, let's say in this direction, this is the direction of the flow of current and there is a resistance R, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो, नो व्हाट रेजिस्टर डज, रेजिस्टर इज अ पैसिव डिवाइस, वो एनर्जी खाता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो खाता है, इट क्रिएट्स अ ड्रॉप। बट ड्रॉप तो बेसिकली क्या है, इट देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर जब करंट फ्लो कर रहा है।
जैसे बैटरी के अक्रॉस भी आपको पता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स, है ना। तो ये लोअर साइड है, ये वाला जो साइड है ये लोअर पोटेंशियल का साइड है, ये हायर पोटेंशियल का साइड है। तो हमें पता है कि बैटरी कैसी भी लगाओ, लोअर साइड से हायर साइड वही रहेगा जो टर्मिनल्स में हमें दिख जाएगा। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ रेजिस्टर, इसमें तो नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे बैटरी में आपको पता है कि अगर ये सपोज एक सेल है तो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा, यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल है V और ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर इस जगह हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा V प्लस 9 वोल्ट। दिस सेल will create an increase of potential energy by how much magnitude? By a magnitude of 9 volts. ठीक है, क्योंकि हमें बैटरी का सिस्टम पता है, बहुत सिंपल है, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जाते समय एक पोटेंशियल का इंक्रीज आता है। बट सच इज नॉट द केस विद अ रेजिस्टर। रेजिस्टर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। तो रेजिस्टर में कैसे देखेंगे कि कब इंक्रीज, किस डायरेक्शन में इंक्रीज आ रहा है, किस डायरेक्शन में डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो वो हमें पता चलता है बाय द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर जैसे हमने देखा कि फ्लो ऑफ करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अगर फ्लो ऑफ करंट इस डायरेक्शन में है तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है इज अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल एंड ये वाला जो पॉइंट है इज अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगर रेजिस्टर ये रहा, अगर मैं बोल रहा हूँ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम सीधे बोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस डायरेक्शन में। तो दिस विल बी अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एंड दिस विल बी अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वहां हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब वो ड्रॉप का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें पता चलेगा बाय द law which we call Ohm's law, which is given as V is equal to IR। जो potential difference है that is equal to जो current उसके through flow हो रहा है times उसका resistance कितना है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था अभी, हमारा रेजिस्टेंस था दैट वाज ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 ओम, द करंट विच वाज फ्लोइंग वाज ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.5 एम्पियर्स। तो इससे हमें पोटेंशियल कितना मिला, हमें मिला कि देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.5 एम्पियर टाइम्स 1 ओम। सब SI यूनिट्स में है, सो विल डायरेक्टली राइट 0.5 वोल्ट्स। ठीक है, तो दिस रेजिस्टर इज क्रिएटिंग अ ड्रॉप ऑफ हाउ मच, ऑफ 0.5 वोल्ट्स। और ड्रॉप किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो वापस से सर्किट ड्रॉ करते हैं उसका, बैटरी का। ठीक है, तो हमारी ये कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स थे विच वी कॉल बैटरी। एक इंटरनल रेजिस्टेंस था, अरेंजमेंट सारा यही था करंट का। हमें पता चल गया कि इस यहाँ से यहाँ जाने में, इस जगह से इस जगह पे जाने में देयर विल बी अ ड्रॉप। हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे 0 वोल्ट्स हैं, यहाँ से यहाँ जाने में तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट्स, यहाँ पर भी 0 वोल्ट्स, यहाँ पर भी 0 वोल्ट्स। अब आ गया रेजिस्टर, इसको क्रॉस करना है हमें, और ये क्या करा रहा है, एक ड्रॉप करवा रहा है एनर्जी का। कितना ड्रॉप कराया, ऑफ 0.5 वोल्ट्स। तो यहाँ पे ओरिजिनली 0 था और डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, 0.5 वोल्ट्स का। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 माइनस 0.5 वोल्ट्स विच इज माइनस 0.5 वोल्ट्स। तो इस जगह पे जो पोटेंशियल है वो हम एज्यूम कर रहे हैं दैट इज माइनस 0.5 वोल्ट्स। यहाँ पर माइनस 0.5 वोल्ट्स, यहाँ माइनस 0.5 वोल्ट्स, यहाँ माइनस 0.5 वोल्ट्स। अब आ गई बैटरी। बैटरी क्या कर रही है, हमारी जो बैटरी है इट इज इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाउ मच मैग्नीट्यूड, जो उसकी रेटिंग थी विच वाज 12 वोल्ट्स। तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देयर विल बी एन इंक्रीज बाय 12 वोल्ट्स। ओरिजिनली कितना था, माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 प्लस 12 इज हाउ मच, इट इज 11.5 वोल्ट्स। तो जो वोल्ट मीटर ने जो मेजर किया होगा when the current was flowing will be how much, 11.5 volts। रेटिंग कितनी थी, 12 वोल्ट की रेटिंग थी। आपने जब अपने सर्किट लगाया और आपने देखा आपको कितनी मिली, 11.5 मिली। इसलिए आप देखोगे जो 9 वोल्ट की बैटरीज आप लेते हो, हाई वॉट वाली जो बैटरीज आप लेते हो, और आप फ्रेश बैटरी का जब पोटेंशियल, ऑल दो रेटिंग इज 9 वोल्ट्स, बट आप बिल्कुल फ्रेश बैटरी आप खोलिए और आप मल्टीमीटर से चेक करिए, इट विल ऑलवेज बी certain value which is greater than
9 वोल्ट्स। ठीक है, कोई सोच सकता है क्यों? आपको मैंने एक चीज बताई कि जब आप नई बैटरी लेकर आते हैं 9 वोल्ट वाली और आप उसको मेजर करेंगे तो आप देखेंगे उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है जो आप मल्टीमीटर से मेजर कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन 9 वोल्ट्स। व्हाई इज दैट? रेटिंग 9 वोल्ट की है और आपको ज्यादा मिल रही है, ऐसा क्यों? एनीवन? सब सो गए क्या? नहीं, मल्टीमीटर अपने सेल का नहीं करता। आज का सेशन बोरिंग हो गया क्या या ज्यादा हो गया? नो सर, बोरिंग नहीं हुआ सर। सर ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया है? चलो फिर यहाँ पे Yes, sir. ठीक है, तो बस इसका आंसर करूंगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि रेटिंग जब हम मेजर करते हैं तो फ्रेश बैटरी लेकर आते हैं 9 वोल्ट वाली, तो उसका रेटिंग जो हम मेजर करते हैं दैट इज ग्रेटर देन 9 वोल्ट्स। द रीजन इज कि मैन्युफैक्चरर ने जो आपको बैटरी प्रोवाइड करी है दैट इज ग्रेटर देन 9 वोल्ट्स। ऑल्दो वो स्टेट करता है दैट इट इज 9 वोल्ट्स, बट वो आपको बना के ज्यादा ही का दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप जब सर्किट में लगाएंगे तो एक डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल का। जैसे हमने देखा था 12 वोल्ट की रेटिंग पे हमें कितना मिल रहा था, 11.5 मिल रहा था। तो मैन्युफैक्चरर को पता है आपके साथ ऐसा होगा, तो उसने उस इंटरनल रेजिस्टेंस को कंपनसेट करने के लिए उसने आपको ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी दी है। ठीक है, ताकि आप सर्किट में यूज करेंगे जब, तो आपको उसको कम कम का आपको वोल्टेज मिलेगी। ये समझ में आ गया आपको जो मैंने अभी आपको बोला? तो मैन्युफैक्चरर इंटेंशनली आपको ज्यादा वोल्ट्स की बैटरी देता है, ऑल्दो रेटिंग कम की करता है ताकि कंपनसेट हो जाए वो लॉस। ठीक है, और अगर सोचो आपको आपने अपने सर्किट में लगाया और आपको कम मिल रही है तो आप उसे जान खा जाओगे कि ये तो यार तुमने बेकार बैटरी दे दी है। सर जब हम सर्किट लगाते हैं तो मतलब करेक्ट नहीं आ पाता वोल्टेज, तो बिकॉज ये जो थोड़ा आप कम ही रहता है। बिकॉज जो आप ये बैटरीज यूज भी करते हैं वो बहुत ही चीप क्वालिटी की होती है। दैट्स वाई अगर आप हाँ रिलायबल सोर्स लेंगे तो आपको बिल्कुल जैसे मेंशन्ड होता है, तो आइडियली जैसे बताया भी था कि डायरेक्ट वोल्टेज जो आपको मिल रहा है दैट शुड बी ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी, तभी फ्लैट लाइन आएगी, वरना वो इवेंचुअली वो डिप्लीट भी हो जाएगा, कम हो जाएगा एंड स्टेबल भी नहीं रहेगा। तो जैसे मतलब आइडियली होना क्या चाहिए, डीसी करंट जो है वोल्टेज ऐसे प्रोवाइड करना चाहिए, शुड बी अ फ्लैट लाइन। बट बेकार में क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? यस what is the resistance in ideal voltage source? Ideal voltage source में internal resistance should be zero ideally, ताकि कोई लॉस ना हो उस सेल के चक्कर में। ऐसे हम आइडियली सोचते हैं कि जो हम वायर्स कनेक्टिंग वायर्स भी जो है हम कनेक्ट कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, बट इट हैज सम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो मैंने आज पढ़ाया आप रिवाइज कर लेना अगेन। आपको मैंने लिंक दे दिया था कल यूट्यूब का, जिसमें कल का सेशन था। उसमें आप उसमें आप क्या करेंगे, उसको आप सेम चैनल पे आपको आज की वीडियो भी अपलोड मिल जाएगी, तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। एंड या दैट्स इट आई गेस। जो आपको असाइनमेंट्स बोले थे आपको याद होंगे, वो आप कंप्लीट कर लेना, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तमिला व्हाट विल बी कवर, यस। सो व्हाट आई डू इज जो कमिंग वीक के जो सेशंस होंगे उसको मैं लिस्ट आउट करके आपको दे दूंगा, एंड देन आप चूज कर सकते हैं वेदर टू ज्वाइन दैट सेशन और नॉट। ठीक है, तो आई गेस बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज कवर्ड। विल स्टार्ट विद गैजेट्स एंड ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। कल का सेशन वैसे प्रोग्रामिंग का रहेगा, विल डिस्कस मोर ऑन लिस्ट्स आई बिलीव एंड सम ऑपरेशंस, और शायद एक मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं वो देखेंगे। रिपीट द असाइनमेंट। असाइनमेंट्स आई थिंक मैं भूल गया हूँ मैंने क्या दिए थे, आई जस्ट हैव टू स्क्रॉल। हाँ, या आई गेस डेटा शीट का दिया था एक। वन असाइनमेंट वाज टू क्रिएट अ डेटा, टू रीड अ डेटा शीट एंड सी कि कितना वोल्टेज हमें देना चाहिए एक एलईडी को ग्लो करने के लिए। और और हाँ, फुल वेव फुल वेव, रेक्टिफायर। यस फुल वेव रेक्टिफायर भी था, यस। विल दिस कोर्स कवर ट्रांजिस्टर सर्किट्स? यस, हमने डायोड्स पढ़ लिया, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी ट्रांजिस्टर सर्किट्स ओनली।
And any other question? Okay, if not, we'll end this session here and see you tomorrow. Okay. Thank you, sir. Okay.